अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। हम राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ये वर्क किस तरह से करता है और इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है, सब कुछ इसी एक वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल या फिर कह लें कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है। बल्कि हम ये कह सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सियाना बैक्टीरिया है। ठीक है, ये फ़ायदा लेता भी है और फ़ायदा देता भी है। अब वो कैसे? वो बच्चों इस तरह कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना रहा होता है। अब सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मतलब ये है कि ये जिस होस्ट के ऊपर रह रहा होता है ना, ये उससे भी फ़ायदा ले रहा होता है और उसको फ़ायदा दे भी रहा होता है। मतलब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के अंदर दोनों जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उन दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है और नुकसान किसी को भी नहीं हो रहा होता। वो दोनों एक दूसरे के साथ लेन देन का मामला रखते हैं। वो इस फॉर्म में रहते हैं कि वो उन दोनों को फ़ायदा होता रहे और किसी भी एक को नुकसान ना हो। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया की एक टाइप होती है जो कि ल्यूग्यूमिनियस जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में रह रहे होते हैं। अब ये ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जो फलियों, जिनके ऊपर फलियां वगैरह लग रही होती हैं। ठीक है, जैसे या फिर जो दालों वाले प्लांट हो गए, जैसे मूंग का पौधा हो गया, या फिर आप लोगों ने कीकर देखा होगा तो कीकर की बच्चों जैसे फलियां होती हैं। तो जो फलियों वाले सारे प्लांट हो गए, जैसे मटर का पौधा हो गया तो मटर भी फली के अंदर होता है। तो ये जो फलियों वाले प्लांट होते हैं, इन सब प्लांट्स को ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है और ये इनकी रूट्स के अंदर रह रहे होते हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्स कैसे करते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है ना, उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरीके से ये सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो रही है। ये रूट नोड्यूल्स हैं। अब रूट नोड्यूल्स जो होते हैं ना, ये गुल्टियाँ सी होती हैं। ठीक है, जैसे इंसानों में अगर हमें कोई कैंसर वगैरह हो जाए तो गुल्टी सी बन जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जब रूट के सेल्स जो होते हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती हैं उनके अंदर, तो वहाँ पर गुल्टियाँ सी बन जाती हैं और फिर इनके अंदर यहाँ पर देखिए आपको माइक्रोस्कोप से भी दिखाया गया है कि ये जो नोड्यूल्स हैं जिनको उर्दू में गुल्टियाँ कहा जाता है, तो गिल्टियाँ आप या गुल्टियाँ जो भी कह लें, तो फिर इनके अंदर ये जो बैक्टीरिया हैं, ये फिर राइजोबियम जो बैक्टीरिया हैं ये इनके अंदर रहते हैं। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ कि ये रूट नोड्यूल्स होते हैं ये बनते कैसे हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट डायग्राम आपके सामने शो हो रही है। इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं ये कैसे बन रहे होते हैं। स्टेप बाय स्टेप इनका सारा प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले क्या होता है कि जो रूट होती है ना, वो एक्सुडेशन होती है। रूट एक्सुडेशन का मतलब ये है कि जो रूट होती है वो डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं उनको सिक्रीट करती है। इन केमिकल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स शामिल हो सकते हैं, शुगर शामिल हो सकते हैं, डिफरेंट केमिकल्स शामिल हो सकते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं ये रूट के इर्द गिर्द जो सॉइल होती है उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जा रहे होते हैं। ये केमिकल्स उन राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब रूट ने केमिकल से सिक्रीट किया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि बैक्टीरियल रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होंगे वो इन केमिकल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे। और जब ये इनकी तरफ जाएंगे तो ये, क्योंकि ये रूट से केमिकल आ रहे होंगे, तो ये जाकर रूट के जो हेयर्स हैं उनके साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो कि थर्ड स्टेप है, इसमें ये होगा कि रूट हेयर कर्लिंग हो जाएगी। यहाँ पर जो रूट हेयर हैं जिसके साथ राइजोबियम बैक्टीरिया अटैच हैं वो कर्ल हो जाएंगे और जब वो कर्ल होंगे वो ये जो बैक्टीरिया हैं इनको अपने अंदर कैच कर लेंगे। फोर्थ स्टेप में ये होगा इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन। इन्फेक्शन थ्रेड असल में एक छोटी सी ट्यूब होगी जिसके थ्रू ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होंगे ये रूट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप में बैक्टीरिया रिलीज़। जब हमारे पास इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन हो जाएगी तो देन ये इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होंगे ये रिलीज़ कर लिए जाएंगे। कॉर्टिकल जो सेल्स होंगे रूट के अंदर, वहाँ पर इनको रिलीज़ कर लिया जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में नोड्यूल इनिशिएशन होगी। मतलब
जो नोड्यूल है वो शुरू में फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इस स्टेप में क्या होगा कि वो जो रूट के अंदर कॉर्टिकल सेल्स मौजूद होंगे, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होंगे, ये वहाँ पर जाकर इन्फेक्शन जो होगा उसको काज करेंगे और उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन को शो कर देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे गिल्टियाँ या फिर ट्यूमर की तरह के जो छोटे छोटे नोड्यूल्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर ये जो नोड्यूल होंगे ये मैच्योर हो जाएंगे और अब इनके अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं वो रहना स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया ने इनके अंदर रहना तो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जो प्लांट होगा वो इनको खुराक भी फ्राहम कर रहा है और उसके साथ साथ इनको प्रोटेक्शन भी फ्राहम कर रहा है तमाम इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर से। लेकिन जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है ये बदले में प्लांट को भी कुछ फ्राहम कर रहा है, और भला क्या फ्राहम कर रहा है? नाइट्रोजन फ्राहम कर रहा है। क्योंकि प्लांट, हम सब जानते हैं कि प्लांट जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, उनको नाइट्रोजन को उनकी यूजेबल फॉर्म में ही नाइट्रोजन उनको चाहिए होती है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, जो कि अमोनिया है, उसके अंदर इसको कन्वर्ट करके प्लांट को दे देता है और प्लांट इसको खुराक और प्रोटेक्शन देती है। तो इसी वजह से ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया है कि ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं ये उन प्लांट्स के अंदर बनते हैं जो फली वाले प्लांट्स होते हैं या फिर जो दालें होती हैं। आप सब लोग जैसे जानते हैं कि दालों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो वो प्रोटीन्स क्यों दालों के अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं? क्योंकि ये जो होती हैं ये नाइट्रोजन को यूज़ कर रही होती हैं। अब जो भी हमारे पास फलियों वाले पौधे हो गए, जैसे पी हो गया, ठीक है, इनकी जो रूट्स होती हैं उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन को, उनको प्लांट्स को नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट्स को दे रहे होते हैं। तो जब ये प्लांट्स जो नाइट्रोजन ले रहे होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया से, इस वजह से इनके अंदर प्रोटीन जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स को देखेंगे जिनके अंदर रूट नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं। इनमें सबसे पहले पिया आ जाता है, जिसे मटर का पौधा कहते हैं। सेकेंड नंबर पर ग्राउंड नट आ जाता है, जिससे मूँगफली कहा जाता है। नेक्स्ट सोयाबीन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास काउपी आ जाता है। काउपी जो होता है उसको हम लोग लोबिया कहते हैं। उसके बाद क्लस्टर भी आ जाता है, जिसे गवार कहा जाता है, और सन हेम्प आ जाता है। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर ल्यूग्यूमिनस जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जा रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बहुत अहम रोल अदा करता है। क्योंकि अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर ये कैसे अहम रोल अदा करता है? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तो ये नाइट्रोजन तो फिक्स कर रहा है, तो तमाम ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन को फिक्स करने की जिम्मेदारी होती है वो राइजोबियम बैक्टीरिया की होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट रोल तो इसका ये होगा। सेकेंड ये है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहा होता है। वो कैसे फर्टिलिटी को इम्प्रूव करा है कि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है ना, उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको ये बहुत ही हाई लेवल तक इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत लेवल तक बढ़ जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये क्रॉप की यील्ड को इन्हेंस करता है। क्योंकि क्रॉप की यील्ड को कैसे इन्हेंस करेगा? क्योंकि ये क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन को इन्हेंस करेगा। नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तो क्रॉप के अंदर एंजाइम ज़्यादा बन रहे होंगे। एंजाइम बन रहे होंगे तो क्रॉप के अंदर जो प्रोटीन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रोटीन इंक्रीज़ होंगे तो क्रॉप के अंदर न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, तो तमाम जो इंपॉर्टेंस और उसके जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं ना, उन सब के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। तो जब नाइट्रोजन हाई लेवल में होगी तो इसका मतलब क्रॉप की जो ग्रोथ है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसकी फ्रूट फॉर्मेशन, उसकी सीड फॉर्मेशन, उसकी ग्रोथ, उसकी लीफ फॉर्मेशन, सब कुछ ही इंक्रीज़ हो जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक जो किसान है उसकी फसल के ऊपर जो लागत है उसको कम करता है। वो कैसे कम करता है कि अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ना होते, राइजोबियम बैक्टीरिया ना होता, तो किसान को नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर डालनी पड़ती, ठीक है, डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर के प्लांट उसको यूज़ कर सकें। अब नाइट्रोजन वाला काम तो कुदरत की तरफ से राइजोबियम बैक्टीरिया कर देते हैं, तो इस वजह से किसान को ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खादें नहीं डालनी पड़ती, जिसकी वजह से उसको कम खर्चा करना पड़ता है फसल के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं। उसके कैसे बेनिफिट्स हैं कि ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनके ऊपर उनकी जो डिपेंडेंसी होती है, हमारी डिपेंडेंसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के ऊपर ये कम करती है, जिसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि अगर हम कम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो हमारी जो माहौल के अंदर जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगी, वाटर के अंदर पोल्यूशन कम हो जाएगी और जो सॉइल के अंदर पोल्यूशन है वो भी कम हो जाएगी।
नेक्स्ट इसकी 6 नंबर पे जो इम्पोर्टेंस है वो है प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ये प्रमोट करता है, क्योंकि ये हमारी जो डिपेंडेंसी है ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर, ये उसको कम कर देता है। तो इस वजह से ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट ये है कि ये हमारे पास जो हमारे पास बेनिफिट्स क्रॉपिंग सिस्टम्स में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर होता है। तो इस वजह से इसका क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट एंड जो लास्ट वन है वो ये है कि ये सपोर्ट करता है इकोसिस्टम की हेल्थ को। वो कैसे सपोर्ट करता है कि ये ज़मीन की जो हेल्थ है उसको सपोर्ट कर रहा होता है, प्लांट की हेल्थ को सपोर्ट कर रहा होता है, और किसान जो होता है उसको मतलब थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देता है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के मामले में, कि नाइट्रोजन वाला काम मैं कर लूँगा। तो ये ओवरऑल हमारा जो इकोसिस्टम है ना उसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में जाना, वो रूट नोड्यूल्स कैसे बनाता है, रूट नोड्यूल्स बन कैसे रहे होते हैं, किन किन प्लांट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स बन रहे होते हैं, और राइजोबियम बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया है और अच्छा लगा है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।